नहीं, यह गलत है। दामाद जी, जब से मैंने देखा है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। प्यार से, आराम से। जी बिल्कुल। प्यारे दोस्तों, गांव के बाहर एक शानदार कोठी में संदीप घर जमाई रहता था। जवान, तगड़ा और मेहनती था। उसकी शादी ऋतु नाम की लड़की से हुई थी। बीवी ऋतु की माँ यानी संदीप की सास पूनम उसी कोठी में अकेली रहती थी। ऋतु के अलावा कोई औलाद नहीं थी। पूनम की उम्र अब 45 साल। पति के गुजर जाने के बाद से वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऋतु की शादी होने के बाद तो घर और भी सूना लगने लगा था। शादी के 1 साल बाद तक तो संदीप अपने ही कोठी और खेती बाड़ी संभालने वाला कोई नहीं था। इसलिए ऋतु की माँ पूनम ने संदीप को हमेशा के लिए अपने पास घर जमाई रख लिया। अब संदीप ही उस कोठी का सारा काम देखता। पूनम के लिए संदीप किसी राजकुमार से कम नहीं था। संदीप जब भी खेत से थक कर आता तो पूनम उसके लिए बढ़िया खाना तैयार रखती, गरम गरम रोटी और ताजी सब्जी। सासू माँ, आप इतनी भाग दौड़ क्यों करती हो? मैं तो कुछ भी खा लूंगा। पूनम मुस्कुराकर कहती, अरे संदीप, तुम ही तो हो जो मेरा इतना ध्यान रखते हो। मैं तो फिर किसके लिए बनाऊं? संदीप को सास की बातों में एक अपनापन महसूस होता, लेकिन पूनम की आंखों में कुछ और ही नजर आता था। एक दिन कड़ाके की धूप वाली दोपहर थी। संदीप कोठी की छत पर पानी की टंकी ठीक कर रहा था। पसीने से लथपथ, बनियान में उसकी मजबूत छाती चमक। पूनम नीचे से उसे गौर से देख रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उसने मन ही मन खुद को डांटा, क्या सोच रही है पूनम? ये तेरा दामाद है। लेकिन मन कहाँ मानता था। पूनम के पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उसने खुद को काबू में रखा था, लेकिन अब उसके अंदर एक तड़प जाग रही थी, एक ऐसी भूख जो खाने से नहीं मिटती। सासू माँ, पानी। संदीप ने ऊपर से आवाज लगाई। पूनम चौंक गई। उसने भरा और ऊपर चली गई। संदीप छत पर बैठा हाँफ रहा था। पूनम ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया। संदीप ने एक घूंट में पूरा पानी पी लिया। और लाऊं? पूनम ने पूछा। नहीं बस, बहुत गर्मी है आज, संदीप ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। पूनम उसके पास ही बैठ गई। तुम बहुत मेहनत करते हो, ऋतु बड़ी नसीब वाली है। संदीप शर्मा गया। ऐसी कौन सी बात कर दी मैंने? सच बोल रही हूं। आजकल के लड़के तो ससुराल का नाम भी नहीं लेते। तुम तो घर जमाई बनकर पूरा घर संभाल रहे हो। संदीप ने हंसकर कहा, आप अकेली हो इसलिए, ये तो मेरा फर्ज है। फर्ज? पूनम ने इस लफ्ज को दोहराया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फर्ज से ज्यादा कुछ नहीं। संदीप सोच में पड़ गया। मतलब? पूनम चुप हो गई, फिर खड़ी हो गई। उस दिन के बाद से पूनम के मन में एक तूफान सा उठने लगा। रात को जब वो बस्तर पर लेटती तो संदीप का वो तगड़ा बदन उसे याद आता। उसकी मर्दाना आवाज कानों में गूंजती रहती थी। पूनम खुद को कोसती, ये क्या सोच रही है तू पूनम? शर्म नहीं आती? लेकिन शर्म और चाहत के बीच जंग चल रही थी और धीरे धीरे चाहत भारी पड़ने लगी थी। अगले हफ्ते जब संदीप खेत से वापस लौटा तो पूनम ने नई साड़ी पहन रखी थी, बाल संवारे थे। संदीप ने देखा तो कहा, सासू माँ, आज बहुत अच्छी लग रही हो। पूनम, सच में? हाँ सासू लगता है। आप बहुत खुश हो। खुश कहाँ हूं? पूनम ने सोचा, मैं तो तड़प रही हूं, लेकिन बोली, तुम पास होते हो तो खुशी तो होती ही है। उस दिन खाना खाते वक्त पूनम संदीप के बिल्कुल बगल में बैठी। पहले वो सामने बैठती थी। संदीप को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खाना निकलते वक्त जानबूझकर संदीप को टच कर रही थी। संदीप की धड़कन तेज हो गई थी। संदीप खेतों में चला गया। पूनम बर्तन धो रही थी। उसका मन बेचैन था। उस छूने भर से उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। उसने सोचा, अगर सिर्फ छूने से इतना असर हो रहा है तो। उसने खुद को रोका, नहीं पूनम, ये गलत है, बहुत गलत है। लेकिन रात को जब संदीप खेतों से लौटा तो बारिश होने लगी। वो पूरी तरह भीग गया था। पूनम ने कहा, कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। संदीप बोला, सासू मां, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं, मैं ऐसे ही सूख जाऊंगा। पूनम ने झट से अलमारी खोली। ये लो तुम्हारे ससुर, इन्हें पहन लो। संदीप सोच में पड़ गया। सासू मां, ये? अरे बेटा, अब वो इस दुनिया में नहीं है और तुम तो परिवार के ही हो, पहन लो। संदीप ने कपड़े ले लिए और कमरे में बदलने चला गया। जब वो कपड़े बदलकर बाहर आया तो पूनम की आंखें भर आईं। तुम बिल्कुल उनके जैसे लग रहे हो। संदीप ने देखा कि सासू मां की आंखों में आंसू है। वो उनके करीब गए। सासू मां, आप रो क्यों रही हो? पूनम ने आंसू पोंछे। कुछ नहीं, बस उनकी याद आ गई। संदीप ने हिम्मत करके पूनम का हाथ पकड़ा। आप अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। पूनम ने संदीप की आंखों में देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। संदीप का हाथ गर्म और मजबूत था। पूनम को लगा जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई। पूनम ने धीरे से कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। जी सासू मां? संदीप ने पूछा।
उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। पूनम ने अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम जाओ, अब सो जाओ, बहुत थक गए होगे। संदीप चला गया, लेकिन उस रात दोनों में से कोई नहीं सो पाया। पूनम बस्तर पर करवटें बदलती रही। उसके मन में एक तूफान मचा हुआ था। क्या मैं गलत सोच रही हूँ? वो मेरा दामाद है, लेकिन मैं भी तो एक औरत हूँ, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। दूसरे कमरे में संदीप को भी नींद नहीं आ रही थी। सासू माँ का सास अभी भी उसे महसूस हो रहा था। उसने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं सासू माँ के बारे में ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? अगली सुबह जब दोनों की नजरें मिली तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। संदीप ने कहा, सासू माँ, अब मैं निकलता हूं। इतनी जल्दी? नाश्ता तो कर लो। नहीं, ऋतु इंतजार कर रही होगी। ऋतु का नाम सुनकर पूनम को एक झटका लगा। ऋतु उसकी बेटी है। पति, हाँ संदीप जाओ और अपना ख्याल रखना। संदीप चला गया और पूनम दरवाजे पर खड़ी उसे जाते देखती रही। उसके मन में एक तड़प और चाहत थी। अगले कुछ दिन पूनम बहुत बेचैन रही और बस संदीप का इंतजार करती रही। आखिर 4 दिन बाद संदीप फिर से कोठी आया। इस बार वो शाम के वक्त आया था। पूनम ने उसके लिए खास खाना बनाया था। संदीप ने कहा, सासू माँ दावत तैयार कर दी? पूनम मुस्कुराई, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम इतना काम करते हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। खाना खाते समय पूनम ने बातें शुरू की। बेटा, ऋतु कैसी है? अच्छी है सासू माँ, वो आपको याद करती है, की याद आती है, लेकिन अब वो तुम्हारे घर में खुश है। संदीप चुप हो गया। पूनम ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? नहीं सासू जी, कुछ नहीं। लेकिन पूनम समझ गई कि कुछ तो बात है। उसने फिर से पूछा तो आखिर संदीप बोला, सासू सच कहूं तो ऋतु थोड़ी नाराज रहती है। पूनम ने पूछा, वो क्यों? ऋतु कहती है, ज्यादा वक्त बिताता हूं। पूनम का दिल बैठ गया। बोली, फिर तुम मत आया करो बेटा, मैं खुद देख लूंगी। संदीप ने सासू मां की आंखों में देखा। वहां बहुत दर्द था। बोला, नहीं सासू मां, मैं आऊंगा। आप अकेली हैं, आपको मेरी जरूरत है। ऋतु को मैं समझा लूंगा। उस रात पूनम को नींद नहीं आई। वो लेटी सोच रही थी कि अगर ऋतु को शक हो गया तो क्या होगा। उसने करवट बदली। उसकी आंखों के सामने संदीप का चेहरा था। उसकी मजबूत कद काट। पूनम की सांसें तेज हो गईं। 5 साल से उसकी जवानी सूख रही थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी। आधी रात को पूनम उठी और संदीप के कमरे में गई। वो सो रहा था। पूनम का दिल धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोला और उसके बिस्तर पर बैठ गई। संदीप की नींद खुली। बोला, आप? पूनम ने होठों पर उंगली रखी। बोली, चुप रहो, मैं जानती हूं ये गलत है, पर मैं अब और नहीं रह सकती। मैं भी एक औरत हूं। संदीप घबराकर बैठ गया। बोला, ये गलत है, आप ऋतु की मां हो। पूनम की आंखों में आंसू थे। बोली, मुझे माफ कर दो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। संदीप ने हाथ पकड़ा। बोला, प्लीज ऐसा मत कहिए। पूनम रोते हुए जाने लगी तो संदीप ने हाथ पकड़, रुकिए। उसके मन में भी तूफान था। वो भी पूनम को एक औरत की नजर से देखने लगा था। संदीप बोला, सासू मां, मैं समझता हूं आप अकेली हैं, पर यह रास्ता गलत है। पूनम आंसू पोंछकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह संदीप बिना कुछ कहे चला गया। सब खत्म हो गया। पर हफ्ते भर बाद संदीप फिर लौटा। पूनम ने पूछा, तुम आ गए संदीप? संदीप ने सिर हिलाया। बोला, हाँ सासू मां, मैं आपको यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। पूनम की आंखें भर आईं। बोली, मुझे माफ कर दो। संदीप बोला, उस बात को भूल जाइए सासू मां, भूलना इतना आसान नहीं था। पूनम के मन में अब भी वही तड़प थी और संदीप भी पूरी तरह वो अब पूनम को अलग ही नजर से देखने लगा था। दिन बीतते गए और संदीप का कोठी आना जाना लगा रहा। पूनम अपनी भावनाओं को छुपाती रही, पर उसकी आंखें सब सच बोल देती थीं। एक दिन फिर वैशिका थी। मूसलाधार बारिश हुई और संदीप भीगता हुआ खेत से लौटा। पूनम ने उसे तौलिया दिया और कहा, जल्दी कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी। संदीप जब कपड़े बदल कर आया तो पूनम ने उसके लिए गर्मा गर्म चाय तैयार। दोनों खामोशी से चाय पी रहे थे कि तभी पूनम बोली, संदीप, ऋतु का क्या हाल है? अब तो वो नाराज नहीं होती। संदीप ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब सब ठीक है। पर पूनम ताड़ गई कि वो झूठ बोल रहा है। वो उठी और संदीप के पास जाकर बैठ गई। बताओ बेटा। संदीप ने गहरी सांस ली और कहा, सच तो ये है कि ऋतु अब और भी ज्यादा चिढ़ने लगी है। कहती है कि मैं बदल गया हूं और मेरा घर में मन नहीं लगता। क्या तुम वाकई बदल गए हो? पूनम ने पूछा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। संदीप ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ सासू मां, मैं बदल गया हूं। उस रात के बाद से मैं आपको पहले जैसा नहीं देख पाता। वो रुक गया। पूनम ने उसका हाथ पकड़ लिया
और पूछा, लेकिन क्या संदीप? संदीप बोला, लेकिन मैं आपको एक औरत की तरह भी देखने लगा हूं। अरे तुम जल्दी से ट्रैक्टर निकालो और खेत में जुताई करो। संदीप ने निकाला तो बहुत फिसलन हो रही थी। ट्रैक्टर फिसलकर खेत में धंस गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी और घंटों जुताई के बाद ट्रैक्टर खेत से बाहर निकाला। बात यहीं खत्म हो गई। खेत में काम होने के बाद पूनम बहुत खुश थी। संदीप ने कहा, सासू मां, मैंने बारिश में भी खेत ट्रैक्टर चलाया है। पूनम ने हां में सिर हिलाया और संदीप वहां से चला गया। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बीते संदीप दिन में खेत का काम करता और रात को सो जाता। संदीप के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन ऋतु को अब शक होने लगा था। संदीप का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। वो अब घर पर कम टिकता और हमेशा सासू मां की मदद करने के बहाने बनाता। एक दिन ऋतु ने अपनी सहेली से कहा कि मुझे लगता है संदीप का कहीं और चक्कर है। सहेली ने मशवरा दिया कि तुम खुद जाकर देख क्यों नहीं लेती। ऋतु को यह बात सही लगी। संदीप कोठी जाने लगा तो ऋतु भी साथ चल दी। संदीप घबरा गया और पूछा कि तुम क्यों चल रही हो? ऋतु बोली, मां से मिले बहुत दिन हो गए। संदीप के पास कोई बहाना नहीं बचा था। जब दोनों कोठी पहुंचे तो पूनम ऋतु को देखकर खुश तो हुई, पर अंदर से डर गई। उसने पूछा, अरे ऋतु, तू अचानक कैसे? ऋतु ने शक भरे लहजे में कहा, मिलने के लिए क्या अब इजाजत लेनी पड़ेगी? पूनम समझ गई कि ऋतु को कुछ शक है। तीनों ने साथ खाना खाया, पर संदीप और पूनम की घबराहट साफ दिख रही थी। वो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। रात को सोते समय ऋतु ने संदीप से सीधा सवाल किया कि सच बताओ, यहां रोज आने की असली वजह क्या है? संदीप हड़बड़ा गया और बोला, तुम्हारी मां अकेली है, बस खेतीबाड़ी और उनका ख्याल रखता हूं। ऋतु चुप तो हो गई, पर शक का बीज गहरा हो चुका था। अगली सुबह ऋतु जल्दी उठ गई और देखा कि संदीप कमरे में नहीं है। वो दबे पांव पूनम के कमरे की तरफ गई और वहां से आती आवाजें सुनकर ठिठक गई। उसने जैसे ही कमरे के अंदर झांका तो उसे अपनी आंखों पर संदीप और पूनम एक दूसरे के बेहद करीब बात कर रहे थे। ऋतु का दिमाग सुन्न हो गया। उसने जोर से दरवाजा खोला और चिल्लाई कि ये क्या हो रहा है। पूनम और संदीप एकदम खड़े हो गए और उनके चेहरे पर खौफ और शर्म साफ थी। ऋतु रो पड़ी और बोली, मां, तुमने ये क्या किया मेरे पति के साथ? पूनम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोती रही। संदीप ने उसे रोकने की कोशिश की, पर ऋतु नहीं थी। वो रोते हुए कोठी से बाहर भाग गई। संदीप उसके पीछे भागा, पर ऋतु नहीं रुकी। वापस आकर संदीप ने देखा कि पूनम फर्श पर बैठी बिलख रही है और कह रही है कि मैंने अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। संदीप भी फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि ये सब मेरी गलती है, मुझे रुकना चाहिए था। दोनों जानते थे कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ऋतु अपनी मां की कोठी से निकलकर के घर चली गई। उसने किसी को पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। लोग दबी जुबान में कहने लगे कि संदीप और पूनम के बीच कुछ तो गड़बड़ है। संदीप अपने घर में अकेला रह गया और ऋतु ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। पूनम भी अपनी कोठी में अकेली रोती रहती थी। उसे एहसास था कि उसने अपनी ही बेटी का भरोसा तोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद ऋतु वापस आई, लेकिन संदीप के पास नहीं, बल्कि पूनम ने दरवाजा खोला तो ऋतु को सामने खड़ा पाया। ऋतु बोली, मां, मैं बात करना चाहती हूं। पूनम ने उसे अंदर बुलाया और दोनों बैठ गईं। ऋतु ने कहा, मैं बस ये समझना फिर ऐसा क्यों हुआ? पूनम ने फूट फूट कर अपनी सारी सच्चाई बता दी, अपना अकेलापन, अपनी तड़प और अपनी वो कमजोरी। ऋतु चुपचाप सुनती रही और फिर बोली, मां, मैं तुम्हें पूरी तरह माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। पूनम रोते हुए ऋतु के गले लग गई और बोली, मैं बहुत गलत थी। ऋतु ने मां को संभाला और कहा, तुम अकेली थी, ये मैं जानती हूँ, लेकिन संदीप मेरा पति था। मैं अपनी इस गलती के लिए हमेशा। ऋतु वहां से उठकर चली गई। उसने संदीप को भी माफ नहीं किया और उससे अलग होने के कागजात भेज दिए। संदीप को अपने किए की सजा मिल गई और पूनम अपनी बेटी से हमेशा दूर हो गई। दो अकेले इंसानों ने अपना सब कुछ खो दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।